नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन अभ्यासक्रम में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 विषय हिंदी की, जिनके अंतर्गत लेखन विभाग का हमारा एक पॉइंट है कहानी लेखन। आज हम इस कहानी लेखन की समझूती प्राप्त करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि परीक्षा में जो हमें कहानी पूछी जाती है, कुछ बच्चे अच्छे से वो कहानी नहीं लिख पाते हैं, या तो जितने अंक में वो कहानी पूछी गई है उतने अंक हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इनकी क्या वजह हो सकती है? तो हम देखें तो उनकी एक ही वजह हो सकती है। या तो हमें यह पता नहीं होता है कि कहानी किसे कहते हैं, या तो कहानी किस तरह लिखी जाती है, उन बातों के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती है। इसकी वजह से कुछ बच्चे अच्छे से कहानी नहीं लिख पाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि कहानी किसे कहते हैं, या तो कहानी की विधियाँ कौन कौन सी होती है, या तो कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, ताकि जब भी आपको परीक्षा में कोई कहानी पूछी जाए तो आप अच्छे से उस कहानी को लिख सकें और अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह कहानी क्या है, कहानी किसे कहते हैं, क्या है ये कहानी। तो कहानी उसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी के अंदर आता है। घटना का मतलब क्या है? कोई घटना घटित हुई है, हमने कोई भी घटना देखी है या तो कोई घटना सुनी है, उनके बारे में हमें क्या करना है, अच्छे से वर्णन करना है। और भूतकाल में वो घटना बन चुकी है, उनके आधार पर ही हमें क्या करना है, उस घटना का वर्णन करना है, जिसे कहानी के रूप में हम पहचानते हैं। तो उसी तरह मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन कहानी के अंदर आता है, जिसे हम कहानी के रूप में पहचानते हैं, उसे ही हम कहानी कहते हैं। तो साथ साथ हम देखें कि कहानी की कौन कौन सी विधियाँ हैं, यानी कि कहानी किस तरह लिखी जाती है। तो कभी कभी परीक्षा में हमें इस तरह की कहानियाँ पूछी जाती है कि समझ लीजिए कोई अपूर्ण कहानी दी गई है, उस अपूर्ण कहानी को पूरी करनी है। तो कभी कभी चित्र दिए जाते हैं और चित्रों के आधार पर हमें कहानी लिखनी होती है। तो साथ साथ हम देखें तो कभी कभी रूपरेखा दी जाती है, यानी कि कुछ मुद्दे दिए जाते हैं और उनके आधार पर हमें कहानी लिखने के लिए पूछा जाता है। अब तक की कक्षा तक आप सभी लोग इसी तरह की कहानियाँ लिखकर आए हैं, परंतु हम देखें तो 9वीं कक्षा में हमें ज़्यादातर परीक्षा में मुद्दे के आधारित कहानी लिखने के लिए पूछा जाता है, यानी कि रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखने के लिए पूछा जाता है। तो उस कहानी यानी कि रूपरेखा के आधार पर हमें कहानी किस तरह लिखनी है, या तो कहानी लिखते समय हमें कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनको हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा है, हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न कहानी लेखन का होता है, और इसमें क्या होता है, कहानी की रूपरेखा हमें दी जाती है, यानी कि ढांचे, कुछ मुद्दे हमें दिए जाते हैं और उसके आधार पर कहानी लिखने के लिए हमें पूछा जाता है, कहा जाता है। और हम देखें तो साथ साथ सूचना में लिखा होता है कि इस कहानी का वर्णन करके कहानी का शीर्षक और सीख लिखें, यानी कि इस कहानी की एक शीर्षक देना जरूरी होता है और अंत में उस कहानी से मिलने वाली सीख यानी कि बोध को लिखना भी बहुत ही जरूरी होता है। इनके अलग से ही अंक होते हैं। शीर्षक यदि आपने नहीं लिखा है तो उनका अंक आपको प्राप्त नहीं होगा। यदि आपने कहानी के आधार पर सीख नहीं लिखी है तो उनके अंक आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो इसी तरह हमें क्या करना है, जो दी गई रूपरेखा होती है यानी ढांचे होते हैं, उनके आधार पर पूरी कहानी लिखनी है और उनके आधारित हमें शीर्षक और सीख को भी लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, कहानी हमें जो पूछी गई है तो उनके हमें सबसे पहले क्या करना है, पूरी कहानी के मुद्दे जो दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना है और एक एक पॉइंट के आधारित हमें कहानी का विस्तार करना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला पॉइंट समझ में आ गया, उनको लिख देते हैं, उनके 2-3 पॉइंट, उनके बाद के जो 2-3 पॉइंट होते हैं वे समझ में नहीं आते, तो क्या करते हैं, अंतिम पॉइंट के आधार पर कहानी लिख देते हैं। फिर उन्हें याद आया कि नहीं, उस 2 पॉइंट को इस तरह लिखना है, फिर उन्हें लिखेंगे। तो इस तरह से हमें कहानी नहीं लिखनी है। जो भी रूपरेखा में जितने भी ढांचे दिए गए हैं उनको क्रम के अनुसार एक एक पॉइंट के आधारित कहानी का विस्तार हमें करना होता है। और उस कहानी को लिखते समय हमें कौन कौन सी जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उनके बारे में अब हमें समझना है।
आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं उनको हम एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़े। तो सबसे पहले लिखा है कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भलीभांति समझ लीजिए। हमने देखा कि आपको पेपर में क्या होता है, कुछ कहानी के ढांचे दिए होते हैं। अब हमें क्या करना है, उस रूपरेखा में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं एक एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना है और उन पॉइंट की समझूती के आधारित हमें यह तय कर लेना है कि इस कहानी को हम कौन सा शीर्षक दे सकते हैं। क्योंकि जब हम पॉइंट पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सी घटना की बात की गई है, कौन से विषय पर हमें कहानी लिखनी है और कहानी का विस्तार हमें किस तरह करना है। एक एक पॉइंट को क्रम के अनुसार हमें क्या करना है, लिखना है। तो उनके आधारित ही हम तय कर लेंगे कि हमें इस कहानी का शीर्षक क्या देना है। फिर बात करते हैं कि कहानी आरंभ करने से पहले ही हमें शीर्षक लिख देना है, क्योंकि उनके अपने मार्क्स होते हैं। फिर हमें कहानी का विस्तार करना है, तो हम क्या करेंगे, कहानी का आरंभ करने से पहले ही शीर्षक लिख देंगे। फिर मुद्दे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और घटनाक्रम कैसा होगा इस बात को तय कर लेना ही जरूरी है। यहाँ लिखा है कि सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भलीभांति समझ ले। फिर दूसरा पॉइंट है कि रूपरेखा का विस्तार हमें करना है। तो पहले हमें हमारे मन में बैठा देना है कि घटनाक्रम कैसा होना चाहिए, उस बात को तय कर ले। यानी कि कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम से विस्तार करेंगे। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम हम देंगे। समझ लीजिए, हम जो कहानी लिख रहे हैं उनमें जितने भी पात्र हैं उनके आप क्या करेंगे, नाम दे देंगे। अलग अलग पात्रों के नाम दे देंगे ताकि कौन सा संवाद कौन बोल रहा है और कहानी किस तरह आगे बढ़ रही है, घटना का वर्णन किस तरह हमें लिखना है, उनको हमें अच्छे से समझ आ सके। और जो हम घटना पर कहानी लिख रहे हैं वह घटना कहाँ पर हुई है उस जगह का स्थान भी हम लिख देंगे, यानी कि उस जगह का नाम भी हम लिख देंगे और पात्रों के नाम हम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यानी कि पात्र जो है उनके हम नाम बना लेंगे। फिर मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करेंगे। हमें निबंध की तरह या लंबे लंबे वाक्यों में कहानी का वर्णन नहीं करना है, परंतु जो हम कहानी लिख रहे हैं उनमें हम क्या करेंगे, उस घटना का वर्णन संक्षिप्त में करेंगे, यानी कि छोटे छोटे वाक्यों में करेंगे और शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखेंगे और पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखेंगे। जितने भी पात्र कहानी में हैं वे जो भी चर्चा करते हैं, उन पात्रों के आधारित जो कहानी आगे बढ़ रही हैं उनको हम क्या करेंगे, उनकी बातों को संवाद के रूप में हम लिखेंगे। जो पात्र संवाद बोल रहा है उनके संवाद को हम एक अवतरण चिन्ह में लिखेंगे, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यानी कि हम देखें तो संवाद प्रसंग के अनुरूप हम बदल सकते हैं। प्रसंग के अनुरूप संवादों को बदला जा सकता है और संवाद भी छोटे छोटे होने चाहिए। संवादों को अवतरण चिन्ह में ही लिखने चाहिए और कहानी में शब्दों की मर्यादा को खास ध्यान में रखना है। जितने भी संवाद हम लिखते हैं और वे संवाद छोटे हो और कहने की पूरी बात उसमें शामिल हो जानी चाहिए और कहानी भूतकाल में ही लिखी जानी चाहिए, उस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। यहाँ हम देखें तो कुछ अन्य बातें लिखी हुई है कि कहानी लिखते समय हमें अन्य कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। पहला 2 पॉइंट हमने देख लिया कि जो रूपरेखा दी गई है उनको भलीभांति समझ ले, फिर उनके आधारित शीर्षक तय कर ले और जितने भी पॉइंट दिए हैं उनको क्रम के अनुसार हम लिखें। पहले पहला पॉइंट लिख दिया, बाद में अंत वाला पॉइंट, ऐसा नहीं करना है। पूरे के पूरे पॉइंट को हम क्रम के अनुसार लिखेंगे। अब अन्य कुछ बातें कौन कौन सी है कहानी को ध्यान में रखने के लिए, लिखते समय ध्यान में रखने के लिए, तो कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए और दूसरा पॉइंट है कि पूरी कहानी 3-4 परिच्छेद में ही बांटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत वक्त है तो चलो हम कहानी लिखते जाए जितने परिच्छेद हो उतने लिखते जाए, नहीं। क्योंकि परीक्षा में हमें समय मर्यादा हमारे सामने होती है और जितने अंक में कहानी पूछी गई है उन अंकों के आधारित हमें सिर्फ 3-4 परिच्छेदों में ही कहानी को लिखना है। यानी कि 3-4 परिच्छेद यानी पैराग्राफ में ही हमें पूरी कहानी लिखनी है और सभी के सभी पॉइंट उनमें आ भी जाने चाहिए और उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप क्या करते हैं, कभी कभी कहानी लिखते ही जाते हैं, उनका विधान कहाँ पूर्ण होता है उनके बारे में पता ही नहीं चलता है, या तो शीर्षक कहाँ लिखा है, सीख कहाँ लिखी है,
कौन से पॉइंट पर घटना आगे बढ़ती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हमें इन बातों को खास ध्यान रखना है। 3-4 परिच्छेदों में हम क्या करेंगे, कहानी लिखेंगे और कहानी के संवाद लिखते समय उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। यदि कोई विधान समाप्त होता है तो पूर्ण विराम करेंगे, अवतरण चिन्ह पूर्ण करेंगे। जहाँ जरूरी लगे उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे और पूरी कहानी को हम 3-4 परिच्छेद में लिखेंगे। जहाँ एक पॉइंट समाप्त होता है, एक बात पूरी होती है, उनके बाद हम दूसरा परिच्छेद बनाएंगे और घटना को आगे बढ़ाएंगे और पूरी कहानी को लिखेंगे। इस तरह हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि कहानी लिखते समय मुद्दे के आधारित, घटना के आधारित क्रम के अनुसार हमें 3-4 परिच्छेद बनाने हैं और उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। और जो हम पात्र के संवाद हम लिख रहे हैं वे प्रसंग के अनुरूप होने चाहिए और जो हम कहानी लिख रहे हैं वे विषय के अनुरूप होनी चाहिए। घटना के अनुसार ही पूरी कहानी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अन्य बातों को हमने उस कहानी में लिख दिया। जो हमें रूपरेखा में पॉइंट दिए गए हैं उस विषय, उस घटना के आधारित ही पूरी कहानी को हमें आगे बढ़ाना है। अन्य बातों को नहीं लिखना है, यानी कि हमारी कहानी का विषयांतर हमें नहीं करना है। और शीर्षक और सीख भी जब हम लिखते हैं तो उसी कहानी के विषय के अनुरूप ही हमें लिखने हैं। और जो संवाद हम लिख रहे हैं पात्रों के द्वारा वे भी विषय के अनुरूप ही होने चाहिए। इस महत्वपूर्ण बात को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। उनके बाद लिखा हुआ है शीर्षक की बात। तो हमने पहले ही देख लिया कि जब हम रूपरेखा अच्छे से समझते हैं उसी वक्त हम तय कर लेते हैं कि हमें कौन सा शीर्षक देना है। कहानी के मुख्य पात्र हम किस तरह शीर्षक लिख सकते हैं, कौन से किस आधारित लिख सकते हैं। तो कहानी के मुख्य पात्र के आधारित हम शीर्षक लिख सकते हैं, प्रसंग के आधारित शीर्षक लिख सकते हैं, या तो कहानी के संदेश के आधारित भी हम शीर्षक लिख सकते हैं। समझ लीजिए आपने जो कहानी लिखी है उनमें यदि कोई मुख्य पात्र है तो उनके आधारित आप शीर्षक लिख सकते हैं। और कोई छोटा सा प्रसंग ऐसा है जो यादगार है, उनके आधार आप लिख सकते हैं। कहानी से मिलने वाली सीख के आधारित भी आप शीर्षक लिख सकते हैं। परंतु बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि वह शीर्षक कहानी के विषय के अनुरूप होना चाहिए। अन्य विषय पर हमें कोई शीर्षक नहीं देना है, नहीं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते हैं। क्योंकि शीर्षक के भी अपने अंक होते हैं। यदि आपने कहानी के विषय के अनुरूप शीर्षक लिखा है तो ही आपको उनके उचित मार्क्स मिलते हैं। इनके बाद है सीख, यानी कि बोध, कहानी से मिलने वाली सीख। हम कोई घटना देखते हैं तो उनसे हमें कोई ना कोई सीख तो प्राप्त होती ही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूरी कहानी लिखने के बाद अंत में विषय के अनुरूप कहानी से मिलने वाली सीख को हमें लिखना है। और कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में ही लिखनी है। 3-4 बड़े परिच्छेद में हमें कहानी की सीख नहीं लिखनी है, वो तो हमने कहानी में देख ही लिया है। तो हमें क्या करना है, 1-2 वाक्य में संक्षिप्त में इस कहानी से मिलने वाली सीख को हमें कहानी के अंत में लिखना है। शीर्षक कहानी की शुरुआत से पहले लिखते हैं और जो सीख है वो कहानी के अंत में लिखी जाती है। और इन दोनों के अपने अलग अलग मार्क्स होते हैं। शीर्षक के अपने मार्क्स है, पूरी कहानी के अपने मार्क्स है और उनसे मिलने वाली सीख के भी अपने मार्क्स होते हैं। यदि इन पूरी कहानी लिखते वक्त यदि शीर्षक आपसे छूट गया या तो सीख आपसे छूट गया या तो विषय के अनुरूप आपने कहानी नहीं लिखी है तो उनके पूछे गए अंक आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो विषय के अनुरूप ही हमें इन 3 बातों को ध्यान में रखना है। और अंतिम पॉइंट है हमारा कि कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में ही लिखनी चाहिए। हमने पहले ही देखा कि हम जो कहानी लिख रहे हैं उनमें शब्दों की मर्यादा उचित है, उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और 15 से 20 पंक्तियों में ही हमें क्या करना है, पूरी कहानी को समाप्त करना है। और इन छोटे वाक्यों में ही पूरी घटना को हमें क्या करना है, शामिल कर देना है। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझने वाली बात है कि आप जो कहानी लिख रहे हैं उनमें सरल शब्दों में प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मित्रों के साथ जो बातचीत कर रहे हैं ऐसी ही बातों में पूरी कहानी लिख दें, नहीं। हमें कहानी लिखते वक्त शुद्ध और मुहावरेदार बातों को लिखना है। यानी कि हम जो कहानी लिख रहे हैं उनमें हमारे लिखे हुए जो वाक्य होते हैं वे शुद्ध भाषा में लिखे होने चाहिए, सरल और स्पष्ट शब्दों में लिखे होने चाहिए। और आपको जहाँ जहाँ जरूर लगे आप कहावतें, मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ जिस परिच्छेद में उचित लगे
पात्रों के संवाद में उचित लगे। आप मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहावतों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ साथ एक समझने वाली बात यह है कि कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। कुछ बच्चों के अक्षर अच्छे नहीं होते हैं, तो कहानी में क्या लिखा होता है उनके बारे में ही समझ में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, कहानी लिखते समय हो सके तो ऐसे ही प्रयत्न करने हैं कि आपके अक्षर अच्छे हो और कहानी स्वच्छ और सुंदर और शुद्ध भाषा में लिखी होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक शब्द उन्होंने लिख दिया और फिर उसे पता चला कि यह गलत लिखा है, तो उनको क्या कर देंगे, मिटा देंगे, फिर दूसरा शब्द लिखेंगे और वे भी अच्छा नहीं होगा तो उनको मिटा देंगे, फिर तीसरा शब्द लिखेंगे। इस तरह हमें एक एक शब्दों को मिटाते मिटाते हुए कहानी को हमें अशुद्ध नहीं बनाना है। कहानी हमें सुंदर और स्वच्छ अक्षरों में लिखनी है और 2-3 परिच्छेदों में लिखनी है, शीर्षक और सीख को लिखना है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी कहानी को हमें लिखना है और हो सके तो अच्छे से अच्छे अक्षर करने के प्रयत्न करने हैं। हमारी लिखावट सुंदर हो, इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। और फिर अंतिम पॉइंट है कि लिखने के बाद पूरी कहानी को एक बार हमें पढ़ लेना है। पूरी कहानी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, देख लेंगे कि जो विषय हमें पूछा गया है उनके आधार पर ही हमने कहानी का विषय लिखा है कि नहीं, उसके आधारित ही हमने शीर्षक दिया है कि नहीं, उसके आधारित ही हमने सीख लिखी है कि नहीं, विषय वही है कि नहीं, कहीं विषयांतर तो नहीं हो गया। इन सभी बातों को हमें क्या करना है, एक बार ध्यान से पूरी कहानी लिखने के बाद देख लेना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने देखा कि कहानी लिखते समय हमें कौन कौन से उचित पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, विराम चिन्हों को ध्यान में रखना चाहिए, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहावतें मुहावरे का उचित प्रयोग करना चाहिए, शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए और जो भी पॉइंट हमें रूपरेखा में दिए गए हैं उन सभी पॉइंट को क्रम के अनुसार हमें लिखना है। एक भी पॉइंट बचा नहीं रहना चाहिए। इन सभी ध्यान में रखने योग्य बातों के पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। आप चाहे तो एक बार अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कहानी की समझूती देखेंगे कि यदि हमें कोई परीक्षा में कहानी पूछी जाए तो हम उनको किस तरह लिखेंगे। तो समझ लीजिए, आपको परीक्षा में इस तरह पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि रूपरेखा आपको दी गई है, यानी ढांचे दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पॉइंट को अच्छे से एक बार भली भांति समझ लेंगे। उनके बाद हम शीर्षक तय कर लेंगे। फिर उनके बाद नियमों के आधारित, यानी ध्यान में रखने योग्य बातों के आधारित पूरी कहानी का विस्तार करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए यहाँ हम एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। हमारे सामने यहाँ कहानी के पॉइंट दिए गए हैं। समझ लीजिए, आपको परीक्षा में ऐसा पॉइंट दिया गया है और हमें क्या करना है, यह कहानी मैं आपको पूरी समझाऊंगी, उनके आधारित आपको यह कहानी अपनी निबंध की नोटबुक में लिखनी है। पहला पॉइंट है अंधी औरत, यानी कि एक औरत की बात है। गांव में कोई एक औरत रहती है और वे आंखों से अंधे, यानी कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर दूसरा पॉइंट समझते हैं, आंखों का इलाज। तो एक दिन उसने क्या किया, अपनी आंखों का इलाज करने के बारे में सोचा। फिर का पॉइंट है अच्छी होने पर ही डॉक्टर को पूरी फीस देगी, जब तक वे अच्छी नहीं होगी तो वे डॉक्टर को फीस नहीं देगी। यानी कि डॉक्टर उनके घर पर आ गए हैं, उनकी आंखों का इलाज शुरू हो चुका है। डॉक्टर है, वे क्या कर रहे हैं, उनकी आंखों का इलाज कर रहे हैं, परंतु उसने तय किया है कि वे बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी फिर फीस देंगी। उनके बाद का पॉइंट क्या है, औरत के घर से डॉक्टर का फर्नीचर तथा अन्य कीमती चीज़ें चुरा कर ले जाना। उन्हें कैसे पता चला होगा, उनको भी हम देखेंगे कहानी के आधारित। फिर है धीरे धीरे सारी चीज़ें गायब हो जाना। तो इनका मतलब यह हुआ कि औरत को अच्छे से दिखना शुरू हो गया है, उनकी आंखें अच्छी ठीक हो गई है और फिर देखती है तो उनके घर की चीज़ें गायब है। औरत की आंखें अच्छी तरह हो जाना, अच्छी हो जाना, घर में सामान न देखना। फिर है डॉक्टर को फीस न देना। ऐसा ही है कि उन्हें डॉक्टर पर शक गया है और वे उनकी फ़ीस देने के लिए मना कर देती है। डॉक्टर का फिर अदालत में जाना, डॉक्टर है उनसे बहस करता है, अपनी फ़ीस मांगता है। बहस होने पर डॉक्टर अदालत में जाता है, न्यायाधीश का मामले को समझ जाना, फैसला औरत के पक्ष में होना और अंत में है सीख। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखें तो पूरे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। कहानी हमें जिस तरह लिखनी है उनके पूरे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। लिखा है कि एक औरत है, तो एक गांव में ही वे औरत रहती होगी। फिर उनकी घटना यहाँ दी गई है, उनके साथ कौन सी घटना घटित हुई
और अंत में हम देखें तो औरत के पक्ष में ही फैसला क्यों है, क्योंकि न्यायालय में पता चल गया होगा कि औरत ही सच्ची थी। तो यहाँ हम उनका शीर्षक दे सकते हैं कि जैसे को तैसा, या तो हम ऐसा दे सकते हैं कि औरत की समझदारी, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डॉक्टर की लालच वृत्ति। कोई भी हम कहानी के आधारित शीर्षक दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम क्या करेंगे, हमने शीर्षक दे दिया जैसे को तैसा, या तो अंधी औरत की समझदारी, या तो डॉक्टर की लालची वृत्ति। तो अब हम कहानी की शुरुआत कैसे करेंगे, समझिए। पूरी कहानी को हम किस तरह लिखेंगे। एक औरत बहुत ही धनी थी, यानी कि धनवान थी, और अकेली रहती थी। एक गांव में वे क्या करती थी, अकेली रहती थी। आप चाहे गांव का नाम देना चाहे तो कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ाएंगे। उसके घर में कीमती फर्नीचर था। यहाँ आप चाहे तो उस औरत का नाम भी दे सकते हैं, और उनका घर कहाँ पर है वे भी आप लिख सकते हैं। फिर हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि उसके घर में कीमती फर्नीचर था, दूसरी भी बहुत सी कीमती चीज़ें थी। एक दिन उस औरत की दृष्टि अचानक चली गई। उनके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई, उस घटना को भी आप लिख सकते हैं। तो उनकी अचानक दृष्टि चली गई और वे अंध हो गई। यहाँ एक परिच्छेद हम समाप्त कर दे, फिर आगे के पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हुए लिखे। तो उस औरत ने आँखों के इलाज के लिए डॉक्टर को घर पर बुलाया। हमने पहले पॉइंट को यहाँ विस्तार से लिख दिया, फिर एक परिच्छेद को चेंज कर दिया, फिर हम दूसरे पॉइंट के आधार पर हम लिख रहे हैं कि उस औरत ने आँखों के इलाज के लिए एक डॉक्टर को घर पर बुलाया। उसने यह शर्त रखी कि आँखें अच्छी हो जाने पर ही वे उसको क्या करेगी, पूरी फीस देगी। उनके बाद के पॉइंट को हमने लिख लिया। फिर हम लिखेंगे कि डॉक्टर ने शर्त को मान लिया और उनका इलाज शुरू हो गया। आगे हम लिखेंगे कि डॉक्टर प्रतिदिन उस औरत के घर इलाज करने के लिए आने लगे। उस डॉक्टर का भी आप नाम लिख सकते हैं। और जाते समय वह उसके घर से कोई ना कोई कीमती चीज़ें उठाकर ले जाता था। वह सोचता था कि औरत को कुछ दिखाई देता नहीं है, उसे चोरी का कैसे पता चलेगा। यहाँ हम क्या करेंगे, उसने सोचा तो कैसे पता चलेगा, तो उचित विराम चिन्ह लिखेंगे, प्रश्न चिन्ह करेंगे। फिर इस तरह उसने अंधी औरत के घर से कई कीमती चीज़ें गायब कर दी। यहाँ पर हम देखें तो पॉइंट है कि डॉक्टर का फर्नीचर तथा अन्य कीमती चुरा कर ले जाना, पूरा पॉइंट आ गया। उनके बाद हम नया परिच्छेद बनाएंगे और धीरे धीरे औरत की आंखें अच्छी होने लगी। डॉक्टर की चोरी का उसे पता चल गया, फिर वे चुप रही। आखिर औरत की आंखें बिल्कुल अच्छी हो गई। एक दिन ऐसा होता है कि उनकी आंखें बिल्कुल अच्छी हो जाती है, और आखिर औरत की आंखें अच्छी हो जाने पर डॉक्टर ने उससे अपनी फीस मांगी। औरत ने फीस देने से बिल्कुल क्या कर दिया, इनकार कर दिया। डॉक्टर ने अदालत में औरत के खिलाफ शिकायत दर्ज की। न्यायाधीश ने औरत से कहा, क्या कहा, अब इस विधान को आप अवतरण चिन्ह में लिख सकते हैं। इस डॉक्टर के इलाज से अब तुम्हारी आंखें अच्छी हो गई है, तो तुम्हें इसकी फीस चुका देनी चाहिए। यहाँ हम विधान पूर्ण करते हैं तो अवतरण चिन्ह भी पूर्ण करेंगे। फिर उनके उत्तर औरत देती है, तो औरत ने कहा। फिर अब हम क्या करेंगे, औरत ने जो कहा है उनको हम उनके संवाद को भी अवतरण चिन्ह में लिख सकते हैं। औरत ने कहा, यदि मैं देख सकती हूँ तो मुझे अपने घर का सारा फर्नीचर और अन्य कीमती चीज़ें क्यों नहीं दिखाई देती। उसने न्यायाधीश के सामने प्रश्न किया। तो हम अंत में क्या करेंगे, उचित विराम चिन्ह यानी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, अवतरण चिन्ह पूर्ण करेंगे। यह टॉपिक यहाँ समाप्त होता है, तो फिर नया परिच्छेद हम बना सकते हैं। इन सभी बातों को न्यायाधीश क्या करते हैं, इस पूरे मामले को समझ जाते हैं। औरत ने कही हुई बात को वे समझ जाते हैं और उन्होंने डॉक्टर से फिर कहा, तुमने इस औरत के घर से जो जो चीज़ें चुराई है उन्हें लौटा दो। तुमने इसके अंधेपन का इलाज किया है, उसके लिए तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, यही तुम्हारी सजा है, और फिर हम आपको मुक्त कर देंगे। तो यहाँ हमने देखा कि जो न्यायालय में न्यायाधीश थे, उन्होंने औरत की बात को अच्छे से समझा और फिर उन्होंने अपना न्याय सुनाया, और जो डॉक्टर था उन्हें भी उनकी सज़ा सुनाई गई, और औरत के पक्ष में वे बात रखी गई। इस तरह पूरी कहानी यहाँ समाप्त होती है, और उनके आधार पर हम अंत में क्या करेंगे, सीख लिखेंगे कि किसी व्यक्ति की लाचारी का
हमें लाभ उठाने का परिणाम बुरा ही भुगतना पड़ता है। यानी कि हमें कभी भी किसी की लाचारी का लाभ नहीं उठाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह पूरी कहानी हमें लिखनी है। अंत में सीख लिखेंगे। कहानी के शुरुआत में हम शीर्षक लिखेंगे। इस तरह परिच्छेद के आधारित पूरी घटनाओं को क्रम के अनुसार हमें लिखना है। तो पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ बताई है। अब आप क्या करेंगे, इन कहानी किससे कहते हैं, या तो कहानी लिखते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, और उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो हमने कहानी की समझूती प्राप्त की है, उस कहानी को आप अपनी निबंध की नोटबुक में अच्छे अक्षरों से और सुंदर लिखावट से लिख देंगे। नमस्ते। थैंक यू।